subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हम केमिस्ट्री 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस और साल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें साल्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है और साथ हमने जो है वो एसिड और बेसिस के रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। तो जब हम एसिड बेसिस की बात करते हैं तो हम इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं कि इसको कैसे मेजर किया जाए। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है, उसको आपने देखना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी पीएच जो है उसको मेजर करना पड़ता है। तो पीएच को कैसे मेजर किया जा सकता है और इस पे कैसे जो है वो काम किया गया और कैसे हम इसको मेजर करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक दो बातें आपके साथ जो करनी है वो ये हैं कि आपके चूँकि एग्ज़ाम भी अनाउंस हो गए हैं और स्कूल भी आप जा रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो उसमें हमारे चैनल पे जो है वो कुछ लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपने जो है वो बुक से भी हेल्प लेनी है। आपको बेशुमार जो है वो आपके पास सोर्सेज हैं। आपको जहाँ से भी कोई अच्छा जो है वो मिलता है, कोई कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, तो आपने क्या करना है, वहाँ से उसको जो है वो ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, आपने तैयारी करनी है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत जो है वो बहुत खुशकिस्मत स्टूडेंट्स हैं। आपके पास इतने ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको यूटिलाइज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप बेहतर से बेहतर जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पास है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पे एक टॉपिक जो है वो डिफरेंट दर्जनों के हिसाब से जो है वो आपको टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने क्या किया होगा, उसको जो है वो पढ़ाया होगा, डिस्कस किया होगा। तो हर एक टीचर का पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो एक मुख्तलिफ होता है और आप जब भी किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो नई चीज़ मिलती है, सीखने को मिलती है। तो इसलिए आपने जो है वो जहाँ से भी आपको अच्छा मटेरियल मिलता है, आपने ज़रूर उसको जो है वो हासिल करना है और उसको जो है वो यूज़ करना है। उसको इस्तेमाल करते हुए आपका जो फोकस है वो दो चीज़ों पे होना चाहिए। एक तो ये है कि आपने जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पे जो है वो स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपने जो है वो एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करनी है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। रट्टा लगाने से आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, तो आपके पास वो चीज़ें ज़्यादा देर आपको याद नहीं रहेंगी। तो फिर उसके लिए आपको क्या है, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा लेक्चर जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको बतानी चाहिए और उनका आपको पता होना चाहिए। तो आपने जो है ये जितनी भी हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उनको अच्छी तरीके से जो है वो देखना है। उसमें जो चीज़ें कुछ जो है वो मैं बोल देता हूँ वो भी आपने नोट डाउन करनी है। कुछ चीज़ें वाइट बोर्ड पे लिखी जाती हैं, कुछ आपको वैसे जो है वो ओरली जो है वो बता दिए जाते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एमसीक्यूज़ किस तरह से आएगा। तो एक टीचर के लिए, एक अच्छे टीचर के लिए उसकी जो हौसला अफजाई होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्क्स लें और अपनी जो है वो मज़ीद कामयाबियाँ समेटें। चाहे आप किसी टीचर के साथ जो है वो लिंक्ड हों, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन लिंक्ड हों, आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं, ले रहे हैं, आप फिज़िकल क्लास में आपके साथ आप टीचर के साथ हैं, तो किसी भी तरह से टीचर की जो होती है हौसला अफजाई वो इसी में होती है कि आपके जो बच्चे होते हैं वो कामयाब हो सकें, ज़िंदगी के तमाम जो हैं फील्ड्स उनमें उनको क्या है, कामयाबी मिले। तो इसमें सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको बेशुमार जो है वो, जब हमारा वक्त था, जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे, 9th 10th में थे, तो हमें इतनी जो है वो पता ही नहीं था ये कि यूट्यूब क्या होता है या गूगल से हम कैसे चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। तो आप इस हवाले से बहुत लकी हैं। तो इस तरह से मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने क्या किया, यूट्यूब पे डाल के आपको पब्लिक कर दिया सारी चीज़ों को। तो आपने जो है वो ज़रूर कंसर्न करना है इन चीज़ों को। तो एक जो है वो केमिस्ट्री के हवाले से एक और यूट्यूब चैनल है, हमारे दोस्त हैं
पंजाब कॉलेज सियालकोट में वो केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो उनका एक केमिस्ट्री का चैनल है DM केमिस्ट्री। ये स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, ये आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से मटेरियल जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जो MD कैट जो है उसका और इंजीनियरिंग के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए जो मटेरियल है वो आपको ये चैनल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने इसको भी जो है वो, अगर आप में से कोई ये चाहता है कि इस तनाज़ुर में उसको हेल्प चाहिए तो वो ये जो चैनल है इसको भी जो है वो विज़िट कर सकता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है pH स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको अगली क्लासेस जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे तब भी, इवन आपको जो है वो आपकी जो लाइफ है उसमें भी आपको इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा आप हायर क्लासेस में जब स्पेशली केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, बायो के स्टूडेंट होंगे, तो इससे आपका वास्ता रहेगा। तो इसको आपने जो है वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, pH स्केल को जो है वो, pH स्केल होता क्या है। pH स्केल मैंने आपको बताया कि ये किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी मीडियम को, किसी भी सब्सटेंस को ये बताता है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो उस स्केल को हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। अब pH होती क्या है, pH जो है इसको डिफाइन कैसे करेंगे। pH जो है, pH इज माइनस लॉगरिथम ऑफ या माइनस लॉगरिथम या बेस 10 ऑफ लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। तो pH को यहाँ से आप सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे, pH इज अ मनफी लॉगरिथम ऑफ, आप इसका 10 बेस ले लें तो अभी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो pH को कैसे डिफाइन करेंगे, pH इज अ मनफी लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी, मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर DM क्यूब हो सकता है या इसको मोल पर लीटर आप जो है वो कह सकते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन की होगी उसका जब आप माइनस लॉगरिथम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, pH कहलाएगा। क्या कहलाएगी, ये इस तरह से आप इसको pH को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो pH जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1909 में इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो pH स्केल को, आप pH को डिफाइन करना है आपने, मनफी लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है, ये मोल पर लीटर में होती है। या आप इसको कैसे जो है वो हमने डिराइव कैसे करना है, इसको pH को हम हासिल कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वाटर जो है क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है, वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर है उसमें बताया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये बहुत लिटिल एक्सटेंट में जो है वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, आयंस में कन्वर्ट होता है, आयनाइज होता है। तो वाटर जो है ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी क्या होती है, आयोनाइजेशन जो होती है उसको हम कहते हैं ये सेल्फ आयोनाइजेशन है। क्या है ये, सेल्फ आयोनाइजेशन, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि ये क्या, ऑटो आयोनाइजेशन है। क्या है ये, ऑटो आयोनाइजेशन। तो वाटर जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज होता है और इसकी जो आयोनाइजेशन होगी उसको आप क्या कहेंगे, वाटर की जो आयोनाइजेशन है उसको आप क्या कहेंगे, सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन। कैसे होगी ये, आपके पास जो है वो H2O ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा जी, ये आपके पास आ जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, H2O ये आपके पास आ जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये आपके पास आ गया। इस आयोनाइजेशन को आप क्या कहेंगे,
सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन कहेंगे। अब इसमें अगर आप इसका केसी निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, ये जो इसका कांस्टेंट होगा केसी आप निकालेंगे, कांस्टेंट तो क्या होगा, ये होगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, पता है आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो जब ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके आपके पास क्या आएगा, Kc इंटू H2O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये जो प्योर वाटर होता है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये कांस्टेंट रहती है, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों किसके इक्वल होंगे, ये एक नए कांस्टेंट Kw के इक्वल होंगे। Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आपके पास आ गया Kw यहाँ पे क्या है, ये वाटर की आयनाइजेशन या वाटर की डिसोसिएशन का कांस्टेंट है। वाटर की आयनाइजेशन का कांस्टेंट है या डिसोसिएशन का कांस्टेंट है। तो जब हम वाटर की बात करते हैं तो Kw किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ऑफ इनटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास Kw है। Kw जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या Kw जो है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। किस पे डिपेंड करता है, ये जो Kw है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। ये आपने याद रखना है, ये आपकी बुक में नहीं है, वैसे आपने इसको क्या करना है, याद रखना है। Kw जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, आयनिक स्ट्रेंथ पे, जो सॉल्यूशन में क्या होते हैं आयंस होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है आयनिक स्ट्रेंथ उस पे, और दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, Kw जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो किस पे डिपेंड करती है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी आयंस की, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो Kw आता है ये आम जो है वो किसमें, ये 298 केल्विन या आपके पास 25 सेल्सियस पे होता है ये जो आपके पास Kw आता है। तो अगर हम Kw जो है ये देखें तो हम Kw का जो अगर वाटर का जो डिसोसिएशन हो रही है उसका टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से Kw की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हम देखेंगे ये कैसे चेंज होती है। तो Kw जो है यहाँ पे देखें, अगर हम इन केस ऑफ प्योर वाटर की सूरत में आपके पास जितने कंसंट्रेशन होती है किसकी, हाइड्रोजन की, उतनी ही आपके पास कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्साइड आयन की। तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है ये क्या होती है, सेम, जितने मोल इसके होते हैं उतने ही मोल इसके होते हैं। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है इसको आप यूं लिख सकते हैं, Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू H, OH की जगह भी आप H पॉजिटिव लिख दें तो ये आपके पास जो वैल्यू आती है ये आती है 1 इंटू 10 पावर -14 एट 25 सेल्सियस, एट 25 सेल्सियस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10 पावर -14। तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये किसके इक्वल आ जाएगी, 10 की पावर -7 के। आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 होगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन वाटर। जब वाटर की डिसोसिएशन होगी, न्यूट्रल वाटर, प्योर वाटर की डिसोसिएशन होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 पावर -7। अब यहाँ पे देखें एक चीज है कि आपके पास 10 पावर -7 जो है ये किसकी कंसंट्रेशन है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। अब ये जो वैल्यू है ये माइनस में वैल्यू है, ये जो है इसकी पावर में, तो ये बहुत ही कम वैल्यू बनती है। तो इसको आप जो है वो क्या करने के लिए, इसको जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, आसानी से कैलकुलेट करने के लिए
आप इसको क्या करेंगे, इसको लॉगरिथम माइनस लॉगरिथम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो मसला है ये बहुत ही जो छोटी वैल्यू है इसको जो है वो बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका मनफी लॉगरिथम लेंगे। जब मनफी लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या होगी, वो बनेगी आपके पास, वो बनेगी पी, हम हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है पीएच इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यानी ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है इसका जब हम मनफी लॉगरिथम लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी। पीएच जो है, पी एक्चुअली कहते हैं पोटेंशियल या पावर्स को हम जो है वो इस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, उसका जब हम मनफी लॉगरिथम लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, पीएच के इक्वल आ जाएगी। तो जब आप इसका मनफी लॉगरिथम लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी, ये 7 के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी, 7 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर होगा, प्योर वाटर होगा, ये क्या होगा एट 25 सेल्सियस, ये इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी, 7। पीएच क्या होगी उसकी, 7 होगी। तो मैंने ये कहा था कि जब हम वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है या डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमने कहा था कि वैसे तो इसकी जो है वो वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। Kw की जो वैल्यू है एट 25 सेल्सियस वो कितनी होती है, -14 होती है। लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो Kw की वैल्यू है ये बढ़ेगी। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो Kw की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कैसे इंक्रीज करेगी, आप अगर टेम्परेचर जो है वो कितना करते हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा के आप कर देते हैं 63 सेल्सियस, कितना कर देते हैं, 63 सेल्सियस कर देते हैं तो Kw आपके पास क्या आ जाएगी, -14 से -13 आ जाएगी। ये माइनस में है इसलिए ये क्या हुआ, 14 से अगर हम -30 पे जाएंगे तो ये वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इधर आप 90 सेल्सियस पे जाते हैं तो Kw की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 10⁻⁻12। इसका मतलब ये है कि जब आप क्या करेंगे, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो Kw जो है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ वाटर एट जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या करेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, वैल्यू इंक्रीज करेगी किसकी, Kw की। तो जब वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उसकी पीएच जो है वो भी क्या हो सकती है, उसमें भी वेरिएशंस आ सकती हैं, उसमें भी वेरिएशंस आएंगी। तो ये आपने याद रखना है। अगर आप इसमें देखें, हमने कहा था कि जितनी इसकी कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की, उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी होगी, आपके पास OH हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो आप देखें, अगर आप POH की बात करें, किसकी बात करें, POH की बात करें तो वो भी आपके पास क्या होगा, मनफी लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये भी किसके इक्वल होगी, ये भी 7 के इक्वल होगी। ये आपने याद रखना है। ये जो POH है ये इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये भी 7 के इक्वल होगी, क्योंकि हमने कहा था कि जितने मोल हाइड्रोजन आयन के बनते हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन के बनते हैं। तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी होगी, जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही वैल्यू उसकी आएगी। अगर आप टोटल निकालना चाहें तो PH इज इक्वल टू, ये जो टोटल होगा ये किसके इक्वल होगी, 14th के इक्वल होगी। यानी जो स्केल बनेगा हमारे पास वो कितना होगा, वो 0 से लेके 14 तक होगा। पीएच स्केल जो होगा वो कहाँ तक होगा, 0 से लेके, और ये क्या होता है, ये टोटल जो है ये पीएच प्लस POH होता है। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 7 + 7, ये इक्वल होगा 14th के। तो आपके पास जो स्केल आएगा पीएच स्केल, ये किसके इक्वल होगा, ये 0 से लेके कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। कहाँ तक होगा, 14 तक जो है वो होगा। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। तो इस तरह से हमने न्यूट्रल जो वाटर है, हमने कहा जी प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हमने कैसे कहा कि इसकी जो पीएच है वो क्या है, 7 है। तो अगर किसी सब्सटेंस की सॉल्यूशन की पीएच 7 आती है तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। और अगर आपके पास एक और चीज आपने याद रखनी है, ये जो Kw है इसकी ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी।
मतलब अगर हम देखें कि जो KW की वैल्यू है ये क्या होगी, सेम रहेगी। कैसे रहेगी अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। हमारे पास जो है हमने कहा जी KW जो है इसकी वैल्यू जो है वो ओवरऑल क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं चेंज होगी, हम देखें अगर आपके पास कोई मीडियम जो है वो एसिडिक आ गया है, एसिड आपने वाटर में डिजॉल्व कर दिया है, तो उसी तरह जब आप वाटर में एसिड, कोई आपके पास क्या होगा, एसिड होगा, एसिड क्या करेगा, एसिड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जितने उस हिसाब से ये जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये इसको क्या करेगा, खा जाएगा, ये इसकी कंसंट्रेशन कम कर देगा, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो जब एसिड आएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ये उतनी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम, तो ओवरऑल क्या रहेगी, सेम। और ये जो पीएच होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, पीएच जो है ये लेस देन 7 होगी। पीएच जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 7 होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कोई सब्सटेंस आपके पास न्यूट्रल है, कौन सी सब्सटेंस है आपके पास, न्यूट्रल, न्यूट्रल सब्सटेंस जो है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उस सूरत में pH इज इक्वल टू POH, या आप ये कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो इसमें जो pH स्केल पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ये pH स्केल की वैल्यू किसके, 7 के इक्वल होगी। और अगर आपके पास एसिड है, क्या है आपके पास, एसिड, एसिड की सूरत में क्या होगा, आपके पास जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन अ मीडियम will be greater than the concentration of hydroxide ion। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है ये क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन। तो इसमें हम ये कहेंगे कि आपके पास जो KW आएगा विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷। इसका मतलब क्या है कि KW जो है ये 7 से क्या होगा, हमने ये निकाली थी ना, यहाँ पे ये निकाली थी कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 10⁻⁷ होगी। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मीडियम, आपने कोई एसिड डाला, सपोज आपने HCl डाला है, HCl एक्वस मीडियम में, तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वहां पे जो KW की वैल्यू है वो क्या होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। यानी आप ये कह लें कि 10⁻⁻⁶ हो सकती है, 10⁻⁻5 हो सकती है, 10⁻⁴ हो सकती है, 10⁻³ हो सकती है, 10⁻² हो सकती है, सो ऑन। तो ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये जो KW की वैल्यू होगी ये किससे होगी, ये ग्रेटर देन 7 होगी। क्योंकि माइनस में है तो ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, ये इससे बड़ी होगी, इस तरह से। तो ये आपने याद रखना है। अगर आपके पास क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, क्या है, बेसिक, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, बेसिक मीडियम होगा तो आपके पास क्या आएगा, ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी लेस देन या लेस फ्रॉम हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से ये क्या होगी, कम होगी। इस सूरत में आपके पास क्या होगा, ये जो KW की वैल्यू होगी, KW की जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 10⁻⁷ होगी। ये जो KW की वैल्यू है ये क्या होगी, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या होगी, बेसिक मीडियम में ये 10⁻⁸ हो सकती है, क्या हो सकती है, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁻10। तो ये, तो इससे आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मीडियम बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसमें ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन इसको खा जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसकी कम, ओवरऑल क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन KW जो है वो क्या होगा, ये लेस देन जो होगा 7 होगा। लेस देन -7 का मतलब है कि 10⁻⁸ हो सकता है, 10⁻⁹ हो सकता है, 10⁻14 तक हो सकता है। तो इसकी जो pH आएगी ये क्या होगी, ये होगी ग्रेटर देन 7।
बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसकी पीएच क्या होगी, ग्रेटर देन 7। तो इससे आप ये नतीजा निकाल सकते हैं, इसकी जो कंक्लूजन है कि अगर आपके पास कोई मीडियम है, एसिड न्यूट्रल है, तो उसकी पीएच कितनी होगी, 7। अगर 7 से कम की तरफ जाएं, यानी 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ जाएं, तो आपके पास क्या होगा, जैसे हम 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो उसकी पीएच 0 होगी। तो इसी तरह आप 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उसकी पीएच जो है 14 होगी। तो अगर हम बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं तो ये 7 से ऊपर की तरफ पीएच की वैल्यू आएगी, 7 से 8, 9, 10, 14 तक। और अगर आप एसिडिक लेते हैं तो ये 7 से नीचे की तरफ आएगी, ये 6, 5, 4, 3, 2 की तरफ, 1 की तरफ आएगी। तो आप ये कहेंगे कि एसिड क्या है जिसकी पीएच लेस देन क्या होगी, 7, यानी 0 से लेके 7 से जो है वो 7 आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। यहाँ इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, एसिड। इस तरफ आपके पास 14 तक क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगी। तो आप 7 से ऑनवर्ड अगर आपके पास कोई बेस है जिसकी वैल्यू 13 आती है पीएच की, तो ये स्ट्रांग बेस होगी। और अगर आपके पास इस तरफ को हम जाएं 0 की तरफ, तो एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, एसिड क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब पीएच जो है इसको, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, जितनी भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं या दूसरी टाइट्रेशंस हैं, उनमें जो है वो पीएच का बड़ा अहम किरदार होता है। आपके पास जो बायोलॉजिकल कल्चर होते हैं उनमें भी क्या होता है, पीएच जो है वो क्या करनी होती है, मेंटेन रखनी है। अगर पीएच का मीडियम जो है वो चेंज हो जाए तो उसमें वो मीडियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसी तरह आप फार्मास्यूटिकल में जो है वो पीएच को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो ये सारी जो है पीएच की क्या है, एप्लीकेशन है। इसी तरह आपके स्टोमिक में जो है वो जो HCl होता है उसमें भी जो पीएच होती है वो एसिडिक जो है पीएच होती है। इस तरह जो बाकी जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनमें भी क्या होता है, उनमें भी पीएच का एक बहुत अहम किरदार होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पीएच के हवाले से और पीएच की एप्लीकेशन के हवाले से। उम्मीद है इसमें आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। और अगर मज़ीद आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको जो है वो पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। तो ये आपने याद करना है, ये आपका पीएच का जो है वो लेक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होगा इंडिकेटर के ऊपर और साल्ट की प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है जी।